एक महिला अपने घर से किसी काम से निकलती है, बाजार जाती है और अचानक से बाजार से ही गायब हो जाती है। अब घर वाले कुछ देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक जब उस महिला का कुछ हाल समाचार नहीं मिलता, तो घर वाले कुछ देर के बाद उस महिला को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उस महिला के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो घर वाले पुलिस स्टेशन जाके अंत में उस महिला की मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब जब पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट आती है, मिसिंग की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, तो पुलिस वाले उस महिला की खोजबीन शुरू कर देते हैं। और खोजबीन के दौरान जो पुलिस वालों की शक की सुई है, वो एक आदमी पे, एक शख्स पे जाके रुकती है। अब पुलिस वाले उस शख्स के पास जाते हैं, उसे उठा के थाने लाते हैं और थाने ला के जब उस महिला के बारे में पूछताछ करते हैं, तो एक ऐसी चीज, एक ऐसी वाकया, एक ऐसी बात वो आदमी बताता है जो वास्तव में आज पूरे देश के लिए एक चिंता की, एक हैरानी की, एक परेशानी की बात है। दरअसल वो आदमी बताता है कि इस महिला के साथ साथ एक और महिला की एक डॉक्टर के घर में बलि दी जा चुकी है। यानी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर के इस महिला को अपने घर में बुलाता है और बुला के इस महिला को और इसके जैसी एक और महिला को बलि दे देता है। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनाने का, इस कहानी को बताने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर कोई किसी ऐसी जगह से संबंध रखता हो, किसी ऐसी जगह से बिलोंग करता हो जहाँ पे शिक्षा का अभाव हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, वहाँ पे ऐसी जगहों पे तांत्रिक, भूत प्रेत, ओझा, ये सारी चीज़ अगर अपना पाँव पसारते हैं, अपने ऐसे ओझा तांत्रिक क्रियाओं के नाम पे लोगों को ठगते हैं, जादू टोना करते हैं, तो इस चीज़ में ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। आदमी ये चीज़ मान लेता है कि शायद शिक्षा का अभाव है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसे भूत प्रेत के चक्करों में ऐसे काम कर रहे हैं, तांत्रिकों की बातों में आ रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे शिक्षा इतनी ज़्यादा हो, जहाँ पे 90% 80% लोग पढ़े लिखे हों, और वहाँ पे भी एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे घर में जहाँ के लोग डॉक्टर हों, पति पत्नी दोनों डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हों, ऐसे घर में अगर कोई तांत्रिक आता है और ऐसी चीज़ बताता है जिसको बताने के बाद वो घर वाले, वो परिवार वाले बलि जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो अपने आप में ये पूरे देश के लिए एक हैरान करने वाली बात है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कल और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाने के लिए, कि समझ नहीं आता कि कितनी ज़्यादा मेहनत करूँ आपके सामने, कितनी ज़्यादा अच्छी से अच्छी कहानी लेके आऊँ। तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट कर लीजिएगा, बस बटन ही दबानी है, तो प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। आज की कहानी केरल की है। कहानी 26 सितंबर, जब एक पद्मा नाम की महिला अपने घर वालों को बता के निकलती है कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। अब घर वाले कुछ देर तक इंतजार करते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 5 घंटे बीत जाते हैं। जब पद्मा लौट के नहीं आती, तो घर वाले पद्मा को फ़ोन करते हैं। अब जब घर वाले फ़ोन करते हैं तो पद्मा का फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अब घर वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं, बाहर निकलते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करते करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते, पूरे बाजार, पूरे मार्केट भर में पद्मा के बारे में पूछ लेते हैं। लेकिन इन सारी पूछताछ के दौरान, सारी छानबीन के दौरान, न कहीं से पद्मा के बारे में कुछ पता चलता है, ना किसी ने पद्मा को देखा था कि वो कहाँ गई थी, किस दुकान पे गई थी। तो घर वाले जब ये सारी चीज़ देखते हैं कि पद्मा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो घर वाले अंत में हार के जो पास का पुलिस स्टेशन है, पास का नज़दीकी थाना है, वहाँ जाके पद्मा की मिसिंग रिपोर्ट, मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब जब पद्मा की मिसिंग रिपोर्ट, मिसिंग कंप्लेन दर्ज होती है, तो घर वाले और पुलिस वाले एक साथ मिलकर पद्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब पुलिस वाले खोजते हैं, इधर उधर छानबीन करते हैं, अपने तरीके से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, इतना सब करने के बाद भी न कहीं से कुछ पद्मा का पता चलता है, न कहीं से सुराग, न कहीं सबूत, कहाँ गई, किसके साथ गई, किस दुकान पे गई थी, कौन से काम से गई थी, ये सारी चीज़ें न पुलिस वालों के हाथ लग रही थी, न घर वालों के हाथ लग रही थी। अब लिहाजा घर वाले, पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान कि कहाँ आखिर गायब हो गई। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर वालों से भी पूछताछ कर ली जाती है कि क्या आपको किसी पे शक है, या किसी के साथ गई है, या किसी से कोई दुश्मनी हो,
तो घर वाले इन सारी चीज़ों से जब इनकार कर देते हैं तो पुलिस वाले अंत में, जब उन्हें कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, तो पुलिस वाले पद्मा की कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हो ना हो, अगर कोई सुराग, कोई सबूत मिल सकता है तो इसकी कॉल डिटेल से मिल सकता है कि अचानक से ये कहाँ गायब हो गई, या खुद गायब हो गई है, या फिर किसी ने गायब कर दिया है। इन सारे सवालों के जवाब खंगालने के लिए जब पुलिस वाले कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो सबसे आखिरी में सबसे ज़्यादा बार जिससे कॉल हुई थी, जिस नंबर पे बात हुई थी, वो नंबर एक साफ़ी उर्फ राशिद नामक आदमी का था। अब पुलिस वाले जब देखते हैं कि घर से निकलने के बाद लास्ट कॉल इस नंबर पे राशिद को की गई है, साफ़ी को की गई है, तो पुलिस साफ़ी उर्फ राशिद के पास जाती है, उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने ला के पूछताछ करती है कि क्या लास्ट टाइम कैसे बात हुई थी, क्या कह रही थी, कहाँ गई है, तुम्हें कुछ पता है। तो जब पुलिस वाले राशिद से पूछते हैं तो जो राशिद के हाव भाव थे वो बिगड़ने लगते हैं। अब पुलिस वालों की नज़र काफ़ी ज़्यादा पारखी होती है, वो तुरंत भाप जाते हैं कि राशिद कुछ ना कुछ जानता जरूर है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब पुलिस वाले राशिद से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि देखो, जो कॉल डिटेल है लास्ट नंबर तुम्हारा ही है, या तो तुम सही सही बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम थर्ड डिग्री अपनाएंगे और लास्ट में तुम्हें गलत प्रूफ करके ही रहेंगे। तो जब पुलिस वाले ये चीज़ कहते हैं और राशिद थोड़ा सा घबराता है, तब वो टूटता है और जो कहानी बताता है वो कहानी वास्तव में अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से, जब एक भगवल सिंह और उसकी पत्नी केरल के एक इलाका लगता है अरनमुला, यहाँ के रहने वाले, जो भगवन और उनकी पत्नी लैला हैं, वो अपने घर में एक मसाज पार्लर चलवाती हैं। यानी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, बॉडी पेन हो, ये सारी चीज़ें हों, तो ये मसाज करके उनकी पेन को, उनकी बॉडी पेन को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज करते हैं। अब ये लोग जब मसाज पार्लर खोलते हैं तो जिस हिसाब से इनका मसाज पार्लर चलना चाहिए था, जिस हिसाब से लोगों की भीड़ लगनी चाहिए थी, जिस हिसाब से इनको एक डॉक्टर बनना था, उस हिसाब से डॉक्टर बन नहीं पाते हैं। और मसाज पार्लर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से एक तरह से पैसों की कमी, पैसों की तंगी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। इधर उधर मन्नतें मांगते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि भगवान, ऊपर वाले ईश्वर, आप जो भी, जिसको भी वो मानते थे, आप हमारे इन क्लिनिक को, इस मसाज पार्लर को चलवा दीजिए। लेकिन काफ़ी प्रयास, काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब इनका पार्लर नहीं चलता, और एक दिन जो भगवल मान की पत्नी लैला है, वो फेसबुक चला रही थी। आपने भी देखा होगा, अक्सर ऐसे कुछ कमेंट्स, कुछ ऐसे पोस्ट मिलते हैं जिसमें वशीकरण स्पेशलिस्ट, खोया धन, ये सारी चीज़ें आप भी देखते होंगे। तो ऐसे ही एक पोस्ट पे जो उनकी पत्नी लैला है, उनकी नज़र अटक जाती है और वो पोस्ट इसी राशिद उर्फ साफ़ी का था। अब उसके बाद लैला और साफ़ी एक दूसरे से बात करते हैं, बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले कुंडली दिखाई जाती है, कुंडली के बाद ग्रह दशा, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब काफ़ी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे को सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। अब राशिद बड़ा पारखी था, बहुत बड़ा माहिर ठग था। जब ये सारी चीज़ सुनता है और काफ़ी पैसे वैसे अपना वसूलता है, उसके बाद जब ये पूछते हैं कि हमारा पार्लर क्यों नहीं चल रहा है, तब राशिद उन्हें कहता है कि आपके पार्लर पे कोई बुरा साया है, इस साये को हटाने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए हमें एक महिला की बलि देनी होगी। अब जब बलि की बात आती है, बलि का नाम आता है, तो लैला, ये बात जो सिर्फ अब तक लैला और राशिद के बीच में थी, लैला अपने पति भगवल को बताती है और कहती है कि हमारी दुकान चलने का बस अब एक ही रास्ता है कि हमें एक महिला की बलि देनी होगी। अब कायदे से उस डॉक्टर को पढ़ा लिखा था, थोड़ी बहुत डिग्री थी उसके पास, इन सारी चीज़ों का उसे विरोध करना था, लेकिन भगवल भी अपनी पत्नी लैला की हाँ में हाँ मिलाता और कहता कि ठीक है, चाहे जो करना पड़ेगा हम करेंगे, बस हमारा ये मसाज पार्लर चल जाना चाहिए। अब भगवर और लैला इस राशिद से फेसबुक के बाद अब फ़ोन पे भी बात करने लगते हैं और बात करते करते इसको मिलने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं। अब ये घर पे भी आने लगता है, दोनों में बातचीत होने लगती है और अब बली ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाता है और भगवर और लैला भी जब ये चीज़ मान जाते हैं तो लास्ट में अब एक ही चीज़ बची थी कि आखिर बलि दी किसकी जाए। आखिर कौन सी महिला ऐसी होगी कि जिसकी हम बलि दे दें, बलि देने के बाद फंसे भी ना और हमारा काम भी हो जाए, हमारी दुकान, हमारा जो मसाज पार्लर है वो भी चल पड़े। तब इसका इलाज भी यही साफ़ी और राशिद बताता है। वो कहता है
कि जो प्रोस्टिट्यूट हो, जो कॉल गर्ल हो, जो ऐसे धंधों में संलिप्त हो, अगर हम उसे कांटेक्ट करेंगे, उसे बुलाएंगे और उसके साथ हम कुछ गलत काम करेंगे, उसकी बलि दे देंगे, तो ज़्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवल कहता है कि हम ऐसी किसी लड़की को हम दोनों जानते नहीं कि जो इन सारे धंधों में इन्वॉल्व हो। तो इस पर फिर राशिद कहता है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने रुपए निकाल दीजिए, मैं लड़की का इंतजाम कर दूंगा। अब घर वाले मतलब भगवान और लैला राशिद की बात मान जाते हैं, उसे पैसे देते हैं। अब राशिद ऐसी लड़की की तलाश में निकलता है। तब उसे एक पहली लड़की मिलती है 26 सितंबर को, रोसेलिन। ये उसे कहता है कि तुमको एक ब्लू फिल्म यानी कि पॉर्न वीडियो शूट करना है और इस शूटिंग के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब 10 लाख रुपए की बात थी, रोसेलिन मान जाती है और मानने के बाद इस साफ़ी के साथ, इस राशिद के साथ भगवत सिंह और लैला के घर पे आ जाता है। अब जब ये रोसेलिन घर पे आती है तो आने के बाद ये लोग उसका हाथ पांव बांध देते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए कि पुलिस एक दूसरे मामले की पूछताछ कर रही है, लैला की, और यहाँ मामला कुछ और निकल के सामने आ रहा है। तो जब रोसेलिन की हाथ पैर को बांध दिया जाता है और रोसेलिन पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये साफ़ी और भगवत मान सिंह बताते हैं, कहते हैं कि ये एक वीडियो का ही स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, इस वीडियो की यहाँ से शुरू होगी। अब रोशनलाल को पैसे मिल रहे थे, वो ज़्यादा इनकार नहीं करती, कहती ठीक है आप चाहे जैसे शूट कीजिए। अब इसके बाद जब उसका हाथ बांध दिया जाता है, इसके बाद भगवत सिंह की पत्नी लैला वो एक बड़ा सा चाकू लेके सामने आती है और इधर रोशनलाल के सारे कपड़े निकाल दिए गए थे और जाहिर सी बात है रोशनलाल की मर्जी से ही निकाले गए थे, सारे कपड़े निकाल दिए गए थे। उसके बाद जब लैला आती है तो वही बड़ा सा चाकू रोशनलाल के प्राइवेट पार्ट में डाल देती है। अब जाहिर सी बात है जब बड़ा सा चाकू रोशनलाल के प्राइवेट पार्ट में डाला जाएगा तो रोशनलाल की जो चीख है वो पूरे इलाके में एक तरह से गूंजने लगती है, इतनी जोर जोर की चीख निकालती है। इसके बाद तुरंत ही भगवल जो है वो कूद के उसके मुंह पे बैठता है और उसके मुंह को दबा देता है। अब इधर लैला उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट रही है, उधर वो उसके मुंह को दबाया हुआ है। उसके बाद 2-3 मिनट तक प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद चाकू फिर से उस महिला के स्तन पे, उस महिला के बूब्स पे फिराया जाता है, रोशनलाल की बूब्स को काट दिया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में इतनी देर तक तड़पाने के बाद रोशनलाल के गले को भी काट दिया जाता है और गला काटने के बाद उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इन्होंने पहले से एक बड़ा सा घर के बगल गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। अब इसके बाद बलि का काम पूरा हो जाता है, ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं और काम पे लगने के बाद फिर ये घटना थी 8 जून की। उसके बाद फिर 26 सितंबर का दिन आता है। अब इनके दिमाग में आता है कि अब एक और बलि देनी चाहिए। उसके बाद फिर साफ़ी उर्फ राशिद से कहते हैं, साफ़ी उर्फ राशिद पैसे देता है, पैसे लेता है, भगोल उसे पैसे देता है और कहता है कि इस बार ज़्यादा पैसे है नहीं, इसलिए इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे, कोई सस्ता सा जुगाड़, कोई सस्ती सी क्लाइंट या फिर कोई सस्ती सी ऐसी कॉल गर्ल लाओ जिसका रेट बड़ा कम हो, चूँकि 10 लाख बहुत ज़्यादा रकम है। अब इसके बाद ये 15,000 रुपये में लैला से बात करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरे साथ चलना होगा और तुम्हारे चलने के एक दिन के तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके बाद लैला भी 15,000 के नाम पे मान जाती है और साफ़ी उर्फ राशिद के साथ भगवल के लैला के घर पे जाती है। अब जब घर पे जाती है, घर के अंदर जाती है, तो कहती है कि पहले आप पैसे दे दीजिए। और जब ये बात वो कहती है कि पहले पैसे दे दीजिए तो भगवल जो है वो गाली गलौज करने लगता है लैला के साथ। अब गाली गलौज धीरे धीरे हाथापाई में बदलती है और हाथापाई जैसे शुरू होती है, लैला जो उसकी पत्नी थी पीछे से आती है एक नायलॉन की रस्सी से, जो पद्मा है उसके गले को दबाना, उसके गले को कसना चालू कर देती है और 2-3 मिनट के अंदर ही इतनी जोर से उसका गला कसती है कि जो पद्मा है वो बेहोश हो जाती है। और अब बेहोश होने के बाद ये लोग उसके साथ भी सेम वही तरीका करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से काटते हैं, फाड़ते हैं। बूब्स को प्राइवेट चाकू से काट दिया गया, उसके बाद गले को काटा गया, उसके बाद पद्मा की बॉडी को 56 अलग अलग टुकड़ों में काट के डंप कर दिया गया। अब ये सारी बात जब पुलिस सुनती है कि कैसे पढ़े लिखे समाज में पैसे के नाम पे
धंधा अच्छा चलाने के नाम पे 2 लड़कियों की ऐसी बलि दे दी गई, 2 महिलाओं की। तो एक तरह से पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब पुलिस वाले भाग के भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को उठाती है, और उठाने के बाद जब उससे भी पूछताछ करती है तो वो दोनों भी थोड़ी देर के बाद अपना गुनाह, अपना जुर्म स्वीकार लेते हैं। अब इसके बाद जब ये खबर निकल के बाहर आती है, चूँकि ये मामला, ये सारी जांच पड़ताल में काफ़ी दिन लग गए, और ये 26 सितंबर को पद्मा गायब हुई थी, पूछताछ करने में लगभग पिछले 2-3 दिन पहले की घटना है, अक्टूबर में। तो ये खबर जब बाहर निकलती है और शायद 1-2 दिन में और बाहर तेजी से वायरल हो, तो जिसने भी पढ़ा, जिसने भी जाना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक पढ़े लिखे समाज में बलि के नाम पे 2 लड़कियों की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, वो भी एक ऐसे परिवार के द्वारा जो वास्तव में पढ़ा लिखा है, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी एक ऐसे शख्स के कहने पे जो उसे सिर्फ फेसबुक पे मिला था, और ऐसे हकीम और ऐसी चीज़ों को छापता था कि वशीकरण कर लूँगा, ये सारी चीज़ें कर लूँगा। फेसबुक पे उससे बात करके उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया इन दोनों ने कि उसके कहने पे 2 लड़कियों की बलि दे दी गई। और अगर शायद ये पकड़े ना जाते और एफआईआर ना होता और कंप्लेन ना होता, तो ये न जाने कितनी और बलियाँ देते। अब इसके बाद जब पुलिस ये सारी कहानी सुनती है, तो कहानी सुनने के बाद इनके घर पे जाती है, छापा मारती है, दबिश डालती है, और इनके बताए गए जगहों से जाके उन लाशों को भी बरामद करती है। और जब गड्ढे को खोदा जाता है, तो उसके बाद जो नज़ारा था वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल पद्मा की लाश को इतने ज़्यादा टुकड़ों में काटा गया था कि वास्तव में पद्मा को पहचानने एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था। अब इसके बाद अभी मामला ट्रायल के अधीन है, अभी न्यायालय में जाएगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो कभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई गलती लगी हुई, कोई सुझाव, कोई सजेशन, ये सारी चीज़ें, तो आप कमेंट करके और किसी और माध्यम से भी आप दीजिए, और ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप जब कोई सुझाव देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो मैं अगले दिन उसको सुधारने का पूरा प्रयास करता हूँ, और आपकी वजह से ही मैं हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।